नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्षी खेमे की तस्वीर कुछ ऐसी है कि उसको जितना संवारने की कोशिश हो रही उतनी बिगड़ती जा रही है। गठबंधन में भी समस्या है, पार्टियों के अंदर भी। कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक इकाई में इस समय बड़ी समस्या चल रही है। पिछले हफ्ते विधायक दल की बैठक हुई, उसमें बड़ा हंगामा हुआ। विधायकों की शिकायत है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं मिल रहा, सरकार फंड रिलीज़ नहीं कर रही। और आपको याद होगा कि वित्त मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार पहले ही सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि अब हमसे डेवलपमेंट के लिए पैसा मत मांगिएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा जो 5 वादे किए थे सरकार ने, ये जो मुफ्त वाला कल्चर है उसके लिए, उन 5 वादों को पूरा करने के लिए 69,000 करोड़ मतलब 59,000 करोड़ रुपए चाहिए। और उसका प्रावधान करने के बाद हमारे पास बजट में बचता नहीं है कुछ विकास कार्यों के लिए। अब विधायकों की समस्या ये है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को क्या बताएं कि क्यों वो विकास की योजनाओं के लिए पैसा नहीं ला पा रहे हैं, क्यों विकास की योजनाएं नहीं चल रही हैं, क्यों ठप पड़ गई हैं। तो इसके लिए, इस पर चर्चा के लिए बैठक वैसे तो 18 जुलाई को ही होने वाली थी बेंगलुरु में, जब गठबंधन की बैठक चल रही थी उसके बाद, लेकिन उस समय हुई नहीं। उस समय इसलिए नहीं हुई कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमेन चांडी का निधन हो गया था, इसलिए वो बैठक हो नहीं पाई। अब दिल्ली में होगी। 40 वरिष्ठ नेताओं को कर्नाटक से बुलाया गया है दिल्ली। मंगलवार को बैठक होनी है, यानी आज बैठक होनी है। और बैठक में तय होना है, कई चीज़ें तय होनी है, उनमें से इस मुद्दे पर भी विचार होना है। अब धीरे धीरे लोगों में नाराज़गी, लोगों में से मतलब विधायकों में, जो नीचे से नाराज़गी आती है विधायकों तक, विधायक अपनी नाराज़गी ट्रांसफ़र करते हैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक। यहाँ तक आया अब इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राहुल गांधी होंगे। और इसमें विचार होगा कि आगे क्या किया जाए, आगे का रास्ता क्या हो। तो कांग्रेस एक राज्य में अभी मुफ्त की रेवड़ी बांटकर जो है परेशान है, और बाकी राज्यों में, जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है 5 राज्यों में, उसमें रेवड़ी की बात कर रही है। लोकसभा चुनाव में भी इसी कल्चर की बात कर रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उसका रास्ता कितना संकट से भरा हुआ है, कितना खतरे से भरा हुआ है। कि जिस रास्ते पर ले जाना चाहती है कांग्रेस देश की अर्थव्यवस्था को और राजनीति को, वो रास्ता जो है वो विकास के विरुद्ध जाता है, विकास के साथ नहीं चलता। और आरोप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर कि ये विकास का कोई काम नहीं कर रहे। तो ये फ़र्क दोनों पार्टियों में और दोनों गठबंधनों में है कि उनके पास कोई विज़न नहीं है, कैसे करना है। अगर हमने वादा किया है तो उसको पूरा करने का क्या तरीका है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, धन कैसे मुहैया कराया जाएगा, और कैसे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो करते हुए विकास योजनाएं नहीं रुकेंगी। इसका कोई हल कांग्रेस पार्टी को मिल नहीं रहा है। उसके अलावा BR पाटिल वरिष्ठ नेता हैं कर्नाटक के कांग्रेस के, उन्होंने और 10 विधायकों ने पार्टी हाईकमान को चिट्ठी लिखी है कि हमारी समस्याओं का हल कीजिए, हमें जो है अपने चुनाव क्षेत्र में बड़ी समस्या हो रही है, और इस तरह से जो है लंबे समय तक नहीं चल सकता। और आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले डीके शिव कुमार ने एक बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को, यानी कर्नाटक की सरकार को गिराने के लिए सिंगापुर से षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि सिंगापुर में कौन बैठा है जो उनकी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, और उसको उनकी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए सिंगापुर जाने की क्या ज़रूरत है। क्या वो भारत में रहकर ऐसा नहीं कर सकता है? तो अजीब तरह की बातें। अभी मई में ही जीती है कांग्रेस पार्टी और सरकार बनी है, और अगस्त की शुरुआत हो रही है और समस्याओं की बाढ़ आने लगी है। तो कांग्रेस के पास रास्ता नहीं है। कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही है। इस सब का लबो-लुआब ये है कि कांग्रेस को अपना घर संभालना मुश्किल हो रहा है, और वो पूरा गठबंधन संभालने की बात कर रही है। कोशिश ये हो रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो गठबंधन बना है INDIA इंडिया नाम से, उसका अध्यक्ष बना दिया जाए। अब वो बनाया जाता है नहीं बनाया जाता है, वो तो मुंबई की बैठक में पता चलेगा।
जहाँ स्टीयरिंग कमेटी बनेगी कुछ और फैसले हो सकते हैं, प्रस्ताव हो सकते हैं। लेकिन दूसरी समस्या, संसद का सत्र चल रहा है, कांग्रेस पार्टी ने एक जिद पकड़ ली, पूरे विपक्ष ने, कांग्रेस के समर्थक पार्टियां हैं, उन्होंने कि पहले प्रधानमंत्री का बयान होगा, फिर जो है कोई चर्चा होगी, किसी चर्चा में हम शामिल होंगे। लेकिन अब वो दिल्ली के विधायक पर चर्चा में शामिल होने के लिए तैयार हो गए, तो वो जिद भी चली गई और मणिपुर से 20 सांसदों का डेलीगेशन विपक्षी दलों का लौट कर आया है, रविवार को लौट कर आया। अब जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो बुधवार का दिन है। अभी तक विपक्ष ने देश को ये बताने की कोशिश नहीं की है कि वो क्या देख कर आए, और आने के बाद से ये नहीं बताया है कि वो किन पीड़ितों से मिलकर आए, वो पीड़ित दरअसल हैं कौन। विपक्ष की इस मुद्दे पर बोलती बंद है, सिवाय इसके कि प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, गृहमंत्री जिम्मेदार हैं, मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए। इन बातों के अलावा ये जो रटी रटाई बातें हैं, ये जो रेटरिक है, भाषणबाजी है, इसके अलावा मणिपुर की समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है, क्यों ये समस्या उत्पन्न हुई, इसके बारे में विपक्ष के नेताओं की ओर से कोई बयान नहीं आया। संसद चल रही है तब भी। इससे बड़ा फोरम जो है विपक्ष के लिए या सत्ता पक्ष के लिए भी, किसी पक्ष के लिए इससे बड़ा फोरम तो कोई हो नहीं सकता। संसद में आप अपनी बात जिस दिन लौट कर आए, अगले दिन अगर सोमवार को कहते कि नियम छोड़िए, मणिपुर पर चर्चा कराइए, हम लौट कर आए हैं, हम ज़मीन की वास्तविकता देख कर आए हैं, हम बताते हैं वहाँ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, ऐसी कोई पहल विपक्ष की ओर से दिखाई नहीं दे रही। अब वो सत्तारूढ़ दल का जो जवाबी हमला है, जवाबी आक्रमण है, उसका दबाव महसूस कर रही है। सत्तारूढ़ दल लगातार हमलावर है, आक्रामक है। दरअसल मणिपुर के मुद्दे में कोई रुचि नहीं है विपक्ष की, खासतौर से उसकी चर्चा में। उनका आरोप है कि जब तक ये वीडियो बाहर नहीं आया था संसद सत्र शुरू होने से एक दिन पहले, तब तक विपक्ष इस मुद्दे पर खामोश था। और इस मुद्दे को अगर वो इतनी अहमियत देता है, इतना महत्वपूर्ण मानता है, तो उसको चाहिए था कि संसद का सत्र शुरू होते ही इस मुद्दे पर चर्चा कराता। क्योंकि जनता के बीच में जाकर आप ये नहीं समझा पाएंगे कि हम इस नियम में चर्चा चाहते थे, सरकार इस नियम में चाहती थी, इसलिए हमने चर्चा नहीं की। लेकिन विपक्ष के लिए एक अच्छी भी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर मामले की सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है राज्य सरकार को खासतौर से बड़ी लताड़ लगाई है, कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है मणिपुर में, और सोमवार को फिर सुनवाई है। उसमें कहा है राज्य के डीजीपी को पेश होने के लिए कहा है। ये उनसे जानकारी मांगी है कि कितनी एफआईआर दर्ज हुई, कितनी ज़ीरो एफआईआर दर्ज हुई, उसको रेगुलर एफआईआर में कब बदला गया, ऐसी कितनी है, उसमें 160 के तहत बयान कब हुए, कितने लोगों के हुए, गिरफ्तारियां कब हुई और कितने लोगों की हुई, ये सारे आंकड़े लेकर आने को कहा गया है। जो रवैया है सुप्रीम कोर्ट का, जो भाव भंगिमा दिख रही है, उससे ये लग रहा है कि वो एक एसआईटी का गठन करने जा रहा है। उसने कहा कि मणिपुर की पुलिस भरोसे के लायक नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकती है, वो बड़ी लापरवाह है, बड़ी आलसी है, और उससे कुछ होने वाला नहीं है। और केंद्र सरकार ने कई मामले जो है सीबीआई को सौंप दिए। उन्होंने कहा सीबीआई को सब मामले सौंपने से बात नहीं बनेगी। तो सरकार से पूछा है और जिन लोगों ने याचिका दायर की है उनसे भी पूछा है कि आप एसआईटी के लिए नाम सजेस्ट कीजिए। जिन लोगों ने याचिका दायर की है उन्होंने नाम दिए हैं शायद, और सरकार से कहा है कि इस पर भी आप टिप्पणी कीजिए और अपनी ओर से भी नाम दीजिए। तो ये मानकर चलिए कि अगले हफ्ते ये संभव है कि मणिपुर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट एक एसआईटी का गठन कर दे। अब देखिए, ये कहने को तो विपक्ष की जीत होगी निश्चित रूप से कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करेगा, एक एसआईटी का गठन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और राजस्थान और दूसरे राज्यों के मामले पर अभी विचार करने से भी मना कर दिया। कहा कि ये बहाना नहीं हो सकता कि जो है अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसलिए जो है मणिपुर पर विचार ना हो। कोई नहीं कह रहा कि मणिपुर पर विचार ना हो। सवाल यह है कि अन्य राज्यों की घटनाएं कैसे कम महत्वपूर्ण हैं, क्यों कम महत्वपूर्ण है।
जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है, खास तौर से 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद से, उसके बाद से जो कुछ हुआ और हो रहा है अभी तक, पंचायत चुनाव के बाद अभी तक जो जीते हुए विपक्षी दलों के पंचायत के सदस्य हैं वो भागे हुए अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ध्यान उस ओर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ध्यान पूरी तरह से इस समय मणिपुर पर है। मणिपुर पर है, ये अच्छी बात है, लेकिन अन्य राज्यों पर, अन्य घटनाओं पर नहीं है, ये बड़े दुख की बात है। तो एक बार एसआईटी बन जाएगी, उसकी जांच शुरू हो जाएगी, तो ये मुद्दा और कमज़ोर पड़ जाएगा विपक्ष की राजनीति के लिहाज से कह रहा हूँ। तो विपक्ष लगातार मौके गंवाता जा रहा है। अब सरकार ने तय कर दिया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस कब होगी। 8 तारीख से, यानी 8 अगस्त से शुरू होगी। 8 और 9 और 10 3 दिन बहस होगी। तीसरे दिन 10 अगस्त को प्रधानमंत्री इस बहस का जवाब देंगे, और 10 अगस्त को प्रधानमंत्री बहस का जवाब देंगे, और 11 अगस्त संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है, यानी उसके बाद आप समझ लीजिए कोई बिजनेस नहीं होने वाला। इसलिए सरकार धड़ाधड़ अपने जो है विधेयक पास करा रही है, विपक्ष एतराज़ कर रहा है। इसके बावजूद एक बात और बता दें, विपक्ष परंपराओं की बात कर रहा है। परंपरा और नियम जब दोनों में टकराव हो तो माना जाता है कि नियम भारी पड़ता है। परंपरा ये है कि जब अविश्वास का प्रस्ताव आए उसके बाद सरकार को 1-2 दिन में चर्चा करानी चाहिए, लेकिन नियम ये नहीं है। नियम है कि 10 वर्किंग डे में किसी भी दिन तय कर सकता है लोकसभा स्पीकर कि कब चर्चा होगी, और नियम ये कहता है कि ज़रूरी नहीं कि प्रधानमंत्री ही जवाब दे। एक ऐसा उदाहरण है 1981 में, 1981 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। उनकी सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, और उस अविश्वास प्रस्ताव का जवाब उनके नंबर 2 जो उस समय वित्त मंत्री थे, आर वेंकटरमण, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, उन्होंने जवाब दिया। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय विदेश में थी। तो ये भी कोई नियम नहीं है कि प्रधानमंत्री ही जवाब दे। जो नियम है वो ये है कि सरकार की ओर से जवाब आना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे, 10 तारीख को जरूर बोलेंगे वो, और खूब बोलेंगे। विपक्ष ने उनको बहुत बड़ा अवसर दिया है, इस अवसर को वो जाने नहीं देंगे। और विपक्ष के लिए एक और बुरी खबर, खास तौर से अरविंद केजरीवाल के लिए, दिल्ली की सेवाओं के मामले पर जो विधेयक आना है उस पर उन्होंने लड़ाई को इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊपर तक ले गए जैसे बस उनका प्रयास होगा और वो जीत ही जाएंगे। और रोज़ खबरें आ रही हैं कि उनकी हार का मार्जिन बड़े से बड़ा होता जा रहा है। पहले घोषणा की वाईआरसीपी ने, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वह अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर सरकार के साथ है। दिल्ली सेवा का जो विधेयक आएगा उस पर भी सरकार के पक्ष में वोट करेंगे। अब मंगलवार को बीजू जनता दल ने घोषणा की है कि वो भी इन दोनों प्रस्तावों पर सरकार के साथ होंगे, यानी राज्यसभा में अब सरकार को बहुमत जुटाने के लिए कोई प्रयास करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो अरविंद केजरीवाल का जो सबसे बड़ा सपना था कि इस बिल को किसी तरह से गिरा दिया जाए संसद में या कम से कम राज्यसभा में, वो सपना पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो वो तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन भी नहीं हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन होगा, उसकी सुनवाई कब शुरू होगी पता नहीं है, कितने दिन चलेगी, कितने दिन में शुरू होगी ये भी पता नहीं है, कब फैसला आएगा पता नहीं है। तो दिल्ली में सेवाओं पर केंद्र सरकार यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर का अधिकार होगा, ये कम से कम फिलहाल तो तय हो गया है। तो विपक्षी खेमे के लिए बुरी से बुरी ही खबर आ रही है। और आखिरी बात, शरद पवार तमाम कोशिशों के बावजूद उस कार्यक्रम में जाने से उन्होंने इनकार नहीं किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सम्मानित किया गया। तिलक रत्न से जो है बाल गंगाधर तिलक के नाम पर ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट ने उनको सम्मानित किया, वहाँ शरद पवार मौजूद थे। इससे पहले उनसे एक डेलीगेशन, ऑल पार्टी डेलीगेशन ने मिलने की कोशिश की, उन्होंने मिलने से मना कर दिया। फिर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने समय मांगा, उन्होंने समय देने से मना कर दिया और कार्यक्रम में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और मैं इस तरह की राजनीति में यकीन नहीं करता। पूरा
INDIA लगा हुआ था कि किसी तरह शरद पवार ये घोषणा कर दें कि वो उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन शरद पवार ने उससे इनकार कर दिया। तो अपनों की चोट, अपने अंदर की चोट, विपक्ष पर लगातार जो है एक के बाद एक चोट और हमले ही हो रहे हैं। तो उनके लिए अच्छी खबर अभी जो है, अगर कोई आई है, जो अभी मैंने बातें की उनमें केवल अगर वो राहत की खबर उसको समझना चाहें तो वो सुप्रीम कोर्ट से आई। उसके अलावा कोई अच्छी खबर विपक्ष के लिए फ़िलहाल तो आती हुई दिख नहीं रही। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।